नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे भूगोल कक्षा 10 का छठा टॉपिक विनिर्माण उद्योग। दोस्तों, इससे पहले हमने 5 टॉपिक पढ़ लिए थे, आज छठवां टॉपिक है। दोस्तों, विनिर्माण में देखो 2 शब्दों से मिलकर बना है विनिर्माण। एक होता है वि और दूसरा होता है निर्माण। तो वी का अर्थ होता है दोस्तों वस्तु से होता है, वी यानी वस्तु, और निर्माण यानी जो वस्तु का निर्माण होता है वो विनिर्माण कहलाता है। अब वस्तु का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, ये बताते हैं। जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कृषि हो गया या खनन हो गया, तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप की सहायता से जब हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो वस्तुओं का निर्माण करेंगे तो द्वितीय क्रियाकलाप बढ़ेंगे। तो दोस्तों, द्वितीय क्रियाकलाप होते हैं वो विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। यानी प्राथमिक उद्योगों की सहायता से जब हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो विनिर्माण उद्योग कहलाता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी पर ज़रूर लगाएं, तथा व्हाट्सएप ग्रुप और मैसेंजर ग्रुप है दोस्तों, उनमें अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, जो हम ये भूगोल कक्षा 10 की एनसीईआरटी पुस्तक के अंतिम पड़ाव में है। दोस्तों, ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। दोस्तों, आओ शुरू करते हैं। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाज़ार गया। एक हरीश होता बच्चा, ये अपने माता पिता के साथ बाज़ार जाता है और उन्होंने उसके लिए कपड़े और जूते खरीदे, और उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय, मर्दा के दीप खरीदे। और हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी थी और चीज़ों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। और उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी और बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं और छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं, तथा दीप जैसी चीज़ें हैं दोस्तों जो व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों से बनाई जाती हैं। तो ये इसके मम्मी पापा समझाते हैं बच्चे को कि बेटा, जो ये चीज़ें हैं यानी घरेलू चीज़ें हैं, कुछ बड़े उद्योग हैं, कुछ छोटे उद्योग हैं, और किस प्रकार हम इसको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। तो दोस्तों, ये विनिर्माण की डेफिनेशन दे रखी है, यानी कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर, कच्चे पदार्थ होते हैं, प्राथमिक उद्योग होते हैं, उनको मूल्यवान उत्पाद में यानी द्वितीय उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, कागज़ लकड़ी में, चीनी गन्ने में, लौह इस्पात लौह अयस्क में, और एल्यूमिनियम है बॉक्साइट से निर्मित है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें निर्माण होती हैं। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बनता है और लौह इस्पात लौह अयस्क से बनेगा। क्या आप ये भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। फिर क्या कह रही है, द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, और स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी, पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इसने बताया कि द्वितीयक वर्ग में क्या क्या आएगा, स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी और पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक। कुछ व्यक्ति
सेवा प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। दोस्तों ये तीसरा यथार्थिक उद्योग है, सेवा वाला। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। और किसी देश की उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। और अब पढ़ेंगे दोस्तों विनिर्माण का महत्व क्या है। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेष रूप से आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। दोस्तों ये आर्थिक विकास की रीढ़ होती है विनिर्माण उद्योग, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। दोस्तों कृषि के आधुनिकीकरण में तो सहायक है ही विनिर्माण उद्योग, वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध करवाकर कृषि व हमारी निर्भरता कम करते हैं। कृषि पर हमारी निर्भरता भी कम करता है विनिर्माण उद्योग। और दोस्तों क्या करता है विनिर्माण उद्योग, हम देखते हैं। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। दोस्तों जब औद्योगिक विकास होगा तो बेरोजगारी और गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। और भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग और इसी विचार पर आधारित है। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। दोस्तों जो निर्मित वस्तुओं का निर्यात है वो वाणिज्य और व्यापार को बढ़ाता है और जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। और वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। दोस्तों विकसित देश कौन से हैं, जो कच्चे माल को विभिन्न और अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करेंगे। और नेक्स्ट है दोस्तों भारत का विकास है विविध व तीव्र औद्योगिक विकास में निहित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरों से पृथक नहीं है और वे एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के लिए भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है और ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक हो गया, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर हैं। और इसीलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा और सक्षम होने की आवश्यकता है और केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है और हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। दोस्तों ये पढ़ते हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का कितना योगदान है। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% टोटल है। दोस्तों उद्योग इनमें से 17% है क्योंकि 10% भाग है जो खनिज खनन गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। यानी 27 कुल उद्योग है उसमें से 17% विनिर्माण उद्योग का और बाकी 10 है खनिज खनन गैस और विद्युत ऊर्जा का योगदान है। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्व एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 25 से लेकर 35% है और पिछले एक दशक में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है और वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। यानी 2003 से 9-10% प्रत्येक साल में ये विनिर्माण उद्योग बढ़ रहा है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है
कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है और इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्रिहेंशंस और काउंसिल की स्थापना की गई। दोस्तों ये कौन सा संगठन आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई। अब पढ़ेंगे हम औद्योगिक अवस्थिति। उद्योगों की स्थापना संभवत जटिल है और इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है और इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहाँ ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहाँ इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है और कभी कभी उद्योग शहरों में या उसके निकट लगाए जाते हैं और इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते रहते हैं। दोस्तों औद्योगिकरण और नगरीकरण एक दूसरे के पूरक हैं। यदि उद्योग बढ़ेंगे तो नगर भी पास पास बढ़ेंगे। नगर उद्योगों का बाजार तथा सेवाएं, और सेवाएं दोस्तों प्रत्येक उद्योग हैं। सेवाओं के अंदर बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक और वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध करवाते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं और जो दोस्तों नगरों के पास जो उद्योग केंद्रित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समूह बचत कहते हैं या एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स कहते हैं, समूह बचत कहते हैं दोस्तों। और ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है, यानी बड़े बड़े महानगरों में जो औद्योगिक समूह है ये कहलाता है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं, स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई से कोलकाता, चेन्नई। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगरीय औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से गिरे थे, यानी हिंटरलैंड से गिरे थे, ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से। और उद्योग बाजार संबंध देखते हैं दोस्तों, किस प्रकार उद्योग और बाजार के मध्य संबंध होता है दोस्तों, ये देखेंगे हम। तो उद्योग और बाजार में क्या संबंध होगा, पहले हम निवेश करेंगे उद्योग के अंदर, कच्चा माल अथवा उसके घटक निवेश करेंगे। फिर उत्पादन घटक जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, अवसंरचना, ये इन्वेस्ट करेंगे, पूंजी लगाएंगे, परिवहन लगाएंगे। फिर कारखाना खड़ा होगा, कारखाने में तैयार माल होगा और जो तैयार माल होगा दोस्तों फिर उसको परिवहन द्वारा हम बाज़ार में भेज देंगे। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, कोई उद्योग है उसकी अवस्थिति का निर्धारण कैसे होगा, उसकी न्यूनतम लागत उत्पादन लागत से होगा। और सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। अब देखेंगे दोस्तों उद्योगों की आदर्श अवस्थिति क्या होती है और उद्योग स्थापित करने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ कौन कौन सी है उसके बारे में जानेंगे। उद्योगों की आदर्श अवस्थिति, उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, यानी जो स्थान है उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत कितनी है और उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय इस प्रकार लिया गया है। और उत्पादन की वितरण की लागत कितनी है और उस स्थान पर उत्पादन की लागत कितनी है। ये उद्योग के लिए दोस्तों आदर्श अवस्थिति है, यानी कच्चा माल कैसे प्राप्त होता है और उत्पादन करेंगे, वितरण, उसकी लागत कितनी है, उत्पादन की लागत कितनी है, उद्योग की स्थापना का निर्णय किस प्रकार लिया गया है। ये सारी कंडीशन दोस्तों उद्योगों की आदर्श स्थिति को उत्पन्न करती है। अब पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण, कि उद्योगों का हम वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे। रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर,
बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, जिसे हम वनस्पति तेल और डाल्टा घी बोलते हैं, वनस्पति तेल को डाल्टा कहते हैं, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। अब दोस्तों, उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है दोस्तों, प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत करेंगे और दूसरा करेंगे भूमिका के आधार पर। तो जो कच्चे माल के आधार पर है तो पहला है कृषि आधारित और दूसरा है खनिज आधारित। अब दोस्तों, कृषि आधारित में देखेंगे, यानी ऐसे उद्योग जो सीधे कृषि पर आधारित हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है तो सीधा इसको कपास पर आधारित है। ऊनी वस्त्र उद्योग और ये भी सीधा कपास पर है। पटसन जूट पर है। रेशम वस्त्र, जो दोस्तों रेशम कीड़ा होता है जिसे हम कोकून कहते हैं, उस पर आधारित है। रबड़ पर, चीनी गन्ने पर है। चाय, कॉफ़ी और वनस्पति तेल उद्योग। अगला है दोस्तों खनिज आधारित, लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार और पेट्रो रसायन उद्योग। ये दोस्तों इस पर आधारित हैं, खनिज पर आधारित है। खनिज पर आधारित कौन कौन से हैं? पहला है लोहा तथा इस्पात हो गया, और सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार और पेट्रो रसायन। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योगों को किस प्रकार बांटेंगे। तो भूमिका के आधार पर दोस्तों हम दो प्रकार हैं। पहला है आधारभूत उद्योग, दूसरा है उपभोक्ता उद्योग, जिसके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। ये आधारभूत उद्योग है। ये दोस्तों यानी किसी कच्चे माल पर दूसरे उद्योग पर निर्भर है। आधारभूत को दूसरा उद्योग से कच्चा माल मिलेगा उसी से होगा, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, तांबा गलाने का उद्योग है, एल्यूमिनियम प्रगलन है, बॉक्साइट पे है, तांबा, लोहा पे है। अब है उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं। यानी दोस्तों उपभोक्ता उद्योग में क्या है, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, वो हो जाएगा उपभोक्ता उद्योग। जैसे चीनी हो गया, दंत मंजन हो गया, कागज़, पंखे और सिलाई मशीन सीधा उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु इन उद्योगों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों पूंजी निवेश के आधार पर देखते हैं। पहला है लघु उद्योग, को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है और यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है और अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। और ये निवेश मूल्य समय के साथ बदला गए हैं और वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। दोस्तों 1 करोड़ रुपए तक तो होगा लघु उद्योग, और 1 करोड़ रुपए से अधिक जिसके अंदर संपत्ति लगी है वो हो जाएगा वृहद उद्योग। अब पढ़ेंगे दोस्तों स्वामित्व के आधार पर उद्योग के प्रकार कौन कौन से हैं। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसी द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, यानी सीधा गवर्नमेंट द्वारा या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी द्वारा संचालित होते हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल है दोस्तों, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल है। सेल और बेल ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं और ये सरकारी एजेंसी द्वारा या सरकार द्वारा संचालित है। अब देखेंगे दोस्तों निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में या उसका द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित, यानी दोस्तों प्राइवेट सेक्टर किसी निजी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या किसी निजी कंपनी द्वारा संचालित होता है, वो निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जैसे टिस्को है, टाटा कंपनी है उसका है टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड बजाज ग्रुप का है, डाबर उद्योग भी दोस्तों
निजी क्षेत्र का उद्योग है। अब दोस्तों हम अगला करेंगे संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग से मतलब है ऐसे उद्योग जो गवर्नमेंट और निजी दोनों की पार्टनरशिप में होता है, और वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, सरकार और प्राइवेट सेक्टर के जो पार्टनरशिप है उसमें चलाई जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट करेंगे सहकारी उद्योग, जिसे कहते हैं कोऑपरेटिव उद्योग। दोस्तों सहकारी उद्योग किससे कहेंगे? सहकारी उद्योग में क्या होता है कि सहकारी उद्योग में स्वामित्व किसका होगा, यानी जो कच्चा माल बढ़ाते हैं, जो लोग कच्चा माल ला रहे हैं, मजदूर वगैरह या जो लेबर हैं, उनका स्वामित्व होता है दोस्तों। उससे कहते हैं सहकारी उद्योग। जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों और श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है, और संसाधनों का कोष क्या होता है? संयुक्त होता है। संसाधन होते हैं दोस्तों सबका संयुक्त होता है, उत्पादक और श्रमिकों का, तथा लाभ हानि का विभाजन की आनुपातिक होता है। तो अनुपात में बढ़ जाएगा लाभ हानि। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग। दोस्तों महाराष्ट्र का चीनी उद्योग है, सहकारी क्षेत्र का है, और केरल का नारियल पर आधारित उद्योग भी सहकारी क्षेत्र में है। अब दोस्तों देखेंगे हम कच्चे और तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर उद्योगों को किस प्रकार हम वर्गीकृत करेंगे। भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग है, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा पर आधारित है। भारी उद्योग जैसे लोहा और इस्पात उद्योग है। और हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं। दोस्तों हल्के उद्योग हैं जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग इसके अंदर शामिल हैं दोस्तों। तो भारी उद्योग और हल्के उद्योग आप समझ के होंगे। भारी उद्योग लोहा और इस्पात उद्योग, और हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करके तैयार होते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। अब दोस्तों ये क्रियाकलाप कह रहा है, ये तो अपने को करना नहीं होता है, केवल वैसे ही बता रहा है, क्योंकि ये छोटे बच्चों की पुस्तक है कक्षा 10 की, तो उसको ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो आप नहीं करें तो भी ठीक है। कच्चा माल तथा तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न को 2 वर्गों में विभाजित करें। तेल, बुनने की सिलाई, पीपल के बर्तन, फ्यूज तार, घड़ियाँ, सिलाई मशीन, पोत निर्माण, विद्युत बल्ब, पेंट के ब्रश और मोटर गाड़ी। तो आप इसको अब विभाजित करना है इसको। अगला दोस्तों कृषि आधारित उद्योग। अब हम देखते हैं कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। पहला है सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। और जो दोस्तों वस्त्र उद्योग है, दोस्तों जो वस्त्र उद्योग है उसके बारे में देखते हैं हम। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है, और देश का ये अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला से परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। और नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे, और 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। दोस्तों जो 18वीं सदी है उसके बाद में विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा, और औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर दोस्तों बहुत सारे मशीनें आ गई थी, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लग गई थी, जिसे हमें जो हमारा काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि हम हाथ से पहले कपड़ा बुनते थे, बुनकर लोग, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीनी निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, और बहुत सारे दोस्तों हमारे जो श्रमिक हैं, बुनकर लोग हैं, बेरोजगार हो गए। अब हम देखेंगे इसके बारे में।
वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद किस प्रकार मिलता है? पहले दोस्तों रेशा उत्पादन होता है। जब दोस्तों रेशा उत्पादन करेंगे हम तो उसमें कच्चा रेशा की ज़रूरत पड़ती है और धुनाई कताई में पहले रेशा उत्पादन करेंगे, रेशे को हम धोएंगे, काटेंगे, फिर उसको बुनेंगे, उसको फिर रंगाई और प्रसंस्करण होगा, फिर उसका वस्त्र विनिर्माण हो जाएगा। और वैसे करें तो कच्चा रेशा होता है, कच्चा रेशा से फिर सूत बनेगा और सूत से हम कपड़ा बना देंगे और कपड़े से वस्त्र या गारमेंट बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार की ये चैन है, श्रृंखला है। अब देखते हैं दोस्तों अगला, पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 ईस्वी में मुंबई में लगाया गया। दोस्तों पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 ईस्वी में मुंबई में लगाया गया। दोस्तों इससे पहले एक असफल उद्योग की कोशिश की गई थी कोलकाता के नज़दीक फोर्ट गैलेस्टर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उस जगह का नाम फोर्ट गैलेस्टर कोलकाता। पहली सूती वस्त्र की मिल की स्थापना की गई दोस्तों 1837 ईस्वी में, लेकिन ये मिल कुछ समय बाद बंद करनी पड़ी क्योंकि इसमें जो हम उत्पादन करना चाहते थे वो हो नहीं पाया। दोस्तों आपको इसको ध्यान रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट है, यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला और आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित था। शुरुआत में दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात में कपास उत्पादित होती थी, वहाँ तक सीमित था। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पतनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया है और इस उद्योग का कृषि से निकट संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों। दोस्तों एक गांठ के अंदर 170 किलो आते हैं, 170 किलो वज़न होता है एक गांठ में। कताई करने वाले, रंगाई करने वालों, डिज़ाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों, सिलाई करने वालों की ये जीविका प्रदान करता है और इस उद्योग के कारण रसायन रंजक, मेल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यदि भी कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है। अब आपको ध्यान रखना है कताई कार्य कहाँ का है, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है। लेकिन सूती, रेशमी, जरी कसीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिज़ाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक भी केंद्रीकृत है। और भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है। दोस्तों भारत में जो कताई का उत्पादन है वर्ल्ड लेवल का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है क्योंकि दोस्तों जो वस्त्र बुनते हैं अच्छी क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि ये देश में उत्पादित उच्च नगरीय स्त्री धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता और बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों और मिलों से होता है। और हाथ से बुनी खादी होती हैं कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है। अब दोस्तों महात्मा गांधी ने सूत कातने और खादी बुनने पर क्योंकि दोस्तों इससे एक तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती सूत कातने से क्योंकि उद्योग होता और दूसरा लोगों को रोजगार मिलता, इसलिए महात्मा गांधी जी ने सूत कातने पर जोर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे देश में विद्युत चालित करघों तथा हथकरघों द्वारा निर्मित
लोमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लोमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, जो हमारे देश के अंदर है, कारखानों द्वारा निर्मित लोमेज को कम रखते हैं और विद्युत चालित और हथकरघों द्वारा जो लोमेज निर्मित होता है वो हम ज़्यादा रखते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि हथकरघों द्वारा और विद्युत चालित करघों द्वारा जो निर्मित लोमेज होता है उनकी मात्रा अच्छी होती है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। मेन वजह ये है। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है और भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका के देश हैं। दोस्तों, तो भारत का सूत है सबसे ज़्यादा हम निर्यात करते हैं जापान को, और जापान के अलावा हम अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूरी यूरोपीय देश हैं। पूरी यूरोपीय देश के अंदर जैसे यूक्रेन, बोलीविया नहीं आएगा दोस्तों, यूक्रेन, बेलारूस ये देश हैं, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका के देश से इनको हम निर्यात करते हैं। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है और हमारे कताई कारखाने हैं विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उनका उपयोग करने में सक्षम हैं। लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती और इस क्षेत्र में बहुत कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं और अधिकतर छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ हैं और जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है क्योंकि दोस्तों अब स्थानीय बाजार नहीं है और अच्छे औद्योगिक इकाइयाँ नहीं हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। अब अगला देखते हैं दोस्तों। धागा होता है दोस्तों 85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर इसे पतलून बना दें हम तो इसकी कीमत हो जाएगी 800 रुपये प्रति केजी, यानी सीधा 10 गुना बढ़ जाएगा धागे से पतलून बना देंगे तो। और रेशे से धागा और धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान, प्रत्येक चरण में मूल्य से वृद्धि होती है। रेशे से धागा और धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान महंगा होता जाएगा और हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे की निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक है? क्योंकि दोस्तों जब हम अपने निर्यात क्षेत्र पर ध्यान नहीं देके बुनाई क्षेत्र की ओर ध्यान देंगे तो क्या होगा? अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बुनेंगे हम, और जो अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बुनेंगे तो महंगा बिकेगा और ज़्यादा फ़ायदा होगा और फिर निर्यात करेंगे तो दोस्तों दाम भी अच्छे मिलेंगे। यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, फिर भी इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। दोस्तों लंबे रेशे वाली कपास हम आयात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन देशों से। अब दोस्तों हम देखेंगे ये एक मानचित्र जो सूती, ऊनी और रेशम वस्त्रों के उद्योगों के वितरण के बारे में है। ये मानचित्र है भारत का जिसके अंदर ये गोल बिंदी है सूती वस्त्र की है जैसे ये, और ऊनी वस्त्र का इस तरह का चिन्ह है, रेशम वस्त्र का इस तरह का चिन्ह है। तो देखेंगे देश के अंदर कौन कौन से केंद्र हैं। सबसे पहले नीचे से शुरू होते हैं तो मदुरई है दोस्तों तमिलनाडु में, सूती वस्त्र का केंद्र है। कोयम्बटूर सूती वस्त्र का केंद्र है और चेन्नई ये सूती वस्त्र का केंद्र है। और इसके बाद हम ऊपर चलते हैं कर्नाटका में जिसके अंदर बेंगलुरु है दोस्तों। बेंगलुरु क्या है और ऊनी वस्त्र का केंद्र भी है और इसके अलावा रेशमी वस्त्र का केंद्र भी है बेंगलुरु। जब दोस्तों ये आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा विकसित है यहाँ का आईटी सेक्टर। और इसके अलावा क्या है हम देखते हैं। और जो कोलार है दोस्तों, कोलार रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। रेशम वस्त्र काफ़ी अच्छा है यहाँ का कोलार का। और
मैसूर है दोस्तों, मैसूर क्या रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और बेलगाम है दोस्तों, बेलगाम भी कर्नाटक में पड़ेगा, ये भी रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। बेलगाम देश तो बिल्कुल गोवा के पास है, कितना ऊपर है, वहाँ पुणे से थोड़ा ही नीचे है, बेंगलोर से काफ़ी ऊपर है। और अब देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर वर्धा सूती वस्त्र, जलगांव सूती वस्त्र, औरंगाबाद सूती वस्त्र, पुणे सूती वस्त्र और मुंबई सूती और ऊनी वस्त्र दोनों मिलते हैं। सूरत में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम। और नेक्स्ट कौन कौन से हैं देखते हैं। यहाँ कुछ रह गया था जिसमें जामनगर, पोरबंदर, राजकोट ये सूती वस्त्र के केंद्र हैं। वडोदरा भी सूती वस्त्र का है। नीचे सूरत हो गया, ये भी सूती वस्त्र का केंद्र है। अहमदाबाद दोस्तों सूती और ऊनी वस्त्र दोनों के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन, इंदौर और देवास ये भी सूती वस्त्र के केंद्र हैं। अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल में। हुगली पश्चिम बंगाल में और हावड़ा ये दोनों दोस्तों सूती वस्त्र के केंद्र हैं। ये जो बांकुड़ा है ये दोस्तों जो रेशमी वस्त्र का केंद्र है, बांकुड़ा रेशमी वस्त्र का केंद्र है दोस्तों बांकुड़ा। और इसके अलावा एक मुर्शिदाबाद है दोस्तों, ये सूती वस्त्र भी यहाँ के प्रसिद्ध है और रेशमी वस्त्र भी प्रसिद्ध है। मुर्शिदाबाद दोस्तों आपने इतिहास में पढ़ा होगा, मुर्शिदाबाद ये जो पश्चिम बंगाल है या पश्चिम बंगाल में दोस्तों जो राजनीतिक सत्ता का केंद्र था, ये कोलकाता के बाद दूसरा नंबर था इसका। और यूपी में देखते हैं मिर्ज़ापुर ये ऊनी वस्त्र का केंद्र है और वाराणसी रेशमी वस्त्र का केंद्र है। कानपुर सूती और ऊनी वस्त्र, शाहजहाँपुर ऊनी वस्त्र और आगरा सूती और ऊनी वस्त्र और मुरादाबाद सूती वस्त्र। उसके बाद एक ग्वालियर है दोस्तों, ऊनी वस्त्र का केंद्र है। ग्वालियर देखो इतना ऊपर पड़ता है, उज्जैन कितना नीचे है। और इसके अलावा दोस्तों आगरा हो गया सूती और ऊनी वस्त्र, पानीपत और गुड़गांव है ऊनी वस्त्र उद्योग के केंद्र है। और बीकानेर और जयपुर ऊनी वस्त्र उद्योग के केंद्र है, क्योंकि दोस्तों बीकानेर के अंदर जो ऊन होती है भेड़ों की, उससे ये ऊनी वस्त्र उद्योग काफ़ी बड़ी मंडी है, विश्व की टॉप मंडियों में से एक है बीकानेर की मंडी। और अमृतसर और लुधियाना ऊनी वस्त्र उद्योग का केंद्र है। अनंतनाग रेशमी वस्त्र उद्योग, श्रीनगर ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र और बारामूला ये दोस्तों रेशमी वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। इस प्रकार हमारे देश के अंदर ये केंद्र है दोस्तों, कितने महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, विशेष रूप से बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है और अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता और कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आती है। क्योंकि दोस्तों अभी कृत्रिम वस्त्र आ गए तो उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है हमारा सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि ये कृत्रिम धागे सस्ते आते हैं, तो इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे पॉलिएस्टर आ गया, नायलॉन बहुत सारे आ गए हैं। अब पटसन उद्योग देखते हैं दोस्तों। पटसन उद्योग क्या होता है, जो जूट होता है दोस्तों, जूट को पटसन कहते हैं। जूट पर आधारित उद्योग पटसन कहलाता है। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है और बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। सबसे बड़ा उत्पादन तो भारत में है, लेकिन भारत की जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से हम लोग निर्यात इतना कर नहीं पाते हैं और बांग्लादेश निर्यात में प्रथम स्थान पे है। और वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे और इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकड़ी मेखला में स्थित है। यानी दोस्तों ये हुगली नदी के तट पर लगभग 100 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकड़ी मेखला में ये पटसन उद्योग केंद्रित हैं। अब हम देखते हैं पहला ये पटसन उद्योग है कहाँ स्थापित हुआ। रिसरा है दोस्तों, कोलकाता के नज़दीक
1857 की क्रांति से 2 साल पहले हुआ था, 1855 ईस्वी में लगाया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पटसन उद्योग है कब लगा, कोलकाता के अंदर लगा, और कोलकाता में 1855 ईस्वी में, रिसरा में, और 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गई, और लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र है पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया। यानी दोस्तों जब मिलें तो सारी यहाँ रह गई, क्योंकि मिलें कोलकाता में थी, कोलकाता भारत में आ गया, कोलकाता विकसित था और अंग्रेज़ों का केंद्र भी रह चुका था, लेकिन उत्पादन बांग्लादेश में ज़्यादा होता था। धीरे धीरे फिर भारत में उत्पादन बढ़ाया और बंगाल में भी ज़्यादा हुआ, और भारत अब वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है। आपको ध्यान रखना है, पहला पटसन उद्योग कहाँ शुरू हुआ, रिसरा में 1855। अब है दोस्तों नेक्स्ट, हुगली नदी के तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि हुगली नदी पर स्थित होने के क्या क्या कारण हैं। पहला है पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता और सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेलवे, जल परिवहन का जाल, कच्चा माल का कच्चे माल को मीलों तक ले जाने में सहायक होना, और कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, क्योंकि दोस्तों हुगली नदी है तो जल मिल जाता है। और पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार और यूपी से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होता है। और कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। और यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य उद्योग की सरकारी नीति के कारण इसकी सकल घरेलू मांग बढ़ी है, और फिर भी मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। और पटसन के प्रमुख खरीदार हैं, देखते हैं दोस्तों पटसन के प्रमुख खरीदार कौन कौन से हैं जहां हम पटसन निर्यात करते हैं। अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ दोस्तों हम पटसन निर्यात करते हैं। सबसे ज़्यादा करते हैं अमेरिका को, फिर कनाडा को। और बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने उन्हें जूट उत्पादन के लिए अवसर पैदा किया है। और अब हम दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे चीनी उद्योग के बारे में कि चीनी उद्योग किस प्रकार और कौन सी दशाओं में और कौन से राज्यों में स्थापित हुआ है। और भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। विश्व में चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहला स्थान दोस्तों जो चीनी के अंदर है वो ब्राज़ील का है, और दूसरा भारत का है। और गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में इसका पहला स्थान है। और इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है, और ढुलाई में इसमें दोस्तों क्या सुक्रोस होता है, गन्ने के अंदर सुक्रोस की मात्रा घट जाती है। और चीनी मिलें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हैं, क्योंकि दोस्तों ये राज्य गन्ने के बड़े उत्पादक राज्य हैं। इसलिए चीनी मिलें यहीं फैली हैं, क्योंकि चीनी मिलों के लिए जहाँ गन्ना होता है वहीं ये स्थापित की जाती है, क्योंकि गन्ना एक भारी वस्तु है और भारी वस्तु को ले जाने में परिवहन भी ज़्यादा खर्च होता है और सुक्रोस भी इसका नष्ट हो जाता है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश और बिहार में है, और यह उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? और पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है, और इसका दोस्तों मुख्य कारण क्या है? या गन्ने में अधिक सुक्रोस की मात्रा है, महाराष्ट्र में बढ़ी है दोस्तों, पश्चिमी राज्यों में बढ़ा है कि सुक्रोस ज़्यादा है महाराष्ट्र वगैरह में। और अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है, और इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही हैं। दोस्तों हमने चीनी उद्योग के बारे में इससे पहले पढ़ा था, गन्ने के बारे में, चीनी उद्योग के बारे में
छोटी क्लास में, शायद 9th क्लास की पुस्तक थी, आरटीओ की थी, तो डिटेल में पढ़ा था वहाँ। और इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं कि इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुँचना और खाई बैगेज अधिकतर इस्तेमाल न कर पाना। अब देखेंगे खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। और वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं और खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। यानी जिससे ऐसे उद्योग जिसमें खनिज का इस्तेमाल करेंगे और धातु का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे उद्योग खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? तो दोस्तों बहुत सारे उद्योग हैं, खनिज उद्योग जो हम पढ़ेंगे। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग और इनसे बड़ी मशीनरी पर निर्भर है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। दोस्तों इस्पात कितना उत्पादन करता है और कितनी खपत होती है, उससे उस देश के विकास का पता चलता है। क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है अन्य उद्योगों का, क्योंकि सारी मशीनें वगैरह सभी उद्योगों में इस्पात से बनती हैं। और लोहा और इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। और इस उद्योग के लिए क्या चाहिए हमें? लोहा अयस्क, कोकिंग कोयला और चूना पत्थर का अनुपात चाहिए 4:2:1। यानी जैसे 8 टन का हम बना रहे हैं, लोहा इस्पात बना रहे हैं, तो उसमें लोहा से एक आधा कोकिंग कोयला 2 टन और 1 टन चाहिएगा चूना पत्थर, 4×2=6 7 टन। और इस्पात को कठोर बनाने के लिए मैग्नीज की कुछ मात्रा भी आवश्यकता होती है, कुछ मैग्नीज भी डालेंगे। और इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? और ये याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। और वर्ष 2018 में दोस्तों, वर्ष 2018 में क्या हुआ है? भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का बीज निर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। यानी 2018 में जो हमारा इस्पात उत्पादन में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। और ये स्पंज लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब तो दोस्तों पीछे है भारत, क्योंकि सबसे ऊपर चीन है इस्पात उद्योग के अंदर। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 में यह प्रति व्यक्ति खपत केवल 70.9 किलोग्राम थी, लेकिन इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत है 224 किलोग्राम। विश्व में 224 केजी प्रति व्यक्ति इस्पात खपत होता है, जबकि भारत में कितना है? मात्र 70 केजी। इतना कम है दोस्तों, क्योंकि इस्पात उद्योग इतना विकसित हुआ नहीं है। जो विकसित देश है वहाँ ज़्यादा है, चीन वगैरह में। अब दोस्तों ये आंकड़े दिए हुए हैं, ये 2012 का है, ये 2017 का है, 13-14। तो 81 मीट्रिक टन लोहा इस्पात का उत्पादन हुआ था 2012 में, और बढ़ता बढ़ता 86 मिलियन टन बढ़ा है, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा दोस्तों। भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत इतनी कम क्यों है दोस्तों? भारत में कम होने की क्या वजह है इस्पात खपत? क्योंकि पहला तो इतनी बड़ी जनसंख्या, फिर ये विकासशील देश है, और फिर लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके अलावा जो कोयले के हमारे पास बहुत कम सीमित भंडार हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं दोस्तों। और इस समय 12 मुख्य संकलित उद्योग और बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। ये दोस्तों कि इस्पात निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, इस्पात का निर्माण कैसे करते हैं, वो इसमें हम देखते हैं। पहले करते कच्चे माल को हम कारखानों तक बेचते हैं। कच्चा माल क्या क्या हमने देखा था अभी,
इसके अंदर एक तो इस्पात है, लौह का है, लौह हो गए आधा, और यानी 7 टन में से 4 टन तो लौह का है इस्पात के लिए, और 2 टन होगा अपने कोकिंग कोयला, और 1 टन होगा चूना पत्थर, और कुछ मैग्नीज भी डालेंगे। और भी चीज़ें पड़ती हैं, पानी वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। कच्चे माल कारखाने तक पहुँचेगा, फिर हम इसे जोंकदार भट्टी में डालेंगे, और जोंकदार भट्टी में लौह को गलाया जाएगा, और चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाएगा, यानी आधी मात्रा में मिलाएंगे। लौह जैसे 4 कुंटल है तो 2 कुंटल ये डालेंगे, और धातु का मेल हटाएंगे, और ऐश को गर्म करने के लिए कोक के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ये डालेंगे, ऐश गर्म करने के लिए कोक ईंधन डालेंगे। ईंधन भी चाहिए दोस्तों काफ़ी मात्रा में, आधो आध तो ईंधन चाहिए। और सॉरी दोस्तों, मतलब कोयला चाहिए 2 कुंटल 4 में से, और 1 कुंटल चाहिए चूना पत्थर। फिर दोस्तों डलवा लोहा बनेगा। उस बंटी से तरल पदार्थ को सांचों में डाल देंगे, यानी वो सांचे बने होते हैं मशीनों के, उसमें डाल देंगे, और जिससे डलवा लोहा तैयार होता है। डलवा लोहा बन जाएगा, फिर डलवा लोहे से बना देंगे इस्पात। डलवा लोहे को इस्पात कैसे बनाएंगे, उसको इस्पात बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें डलवा लोहे को वापस गलाएंगे, फिर गलाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन द्वारा अशुद्धता हटाएंगे। ऑक्सीजन डालेंगे इसके अंदर, अशुद्धता हटाकर फिर इसके अंदर मैग्नीज, निकल और क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि लोहे से इस्पात कैसे बनता है। लोहे से इस्पात बनाने के लिए हमें मैग्नीज डालना पड़ेगा, निकल और क्रोमियम की मात्रा डालनी पड़ेगी, तभी वो इस्पात बनेगा। ये भी दोस्तों 3 महत्वपूर्ण खनिज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में धातु को आकार दे देंगे, रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गड़ाई द्वारा आकार दे देंगे, और उससे जो भी मशीन बनाना चाहिए वो बन जाएगी दोस्तों। अब ये दोस्तों एक लोहा और इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ है देश के अंदर, वो हम बताएंगे इस मानचित्र में। और पहला है दोस्तों हमारा जो सेलम है, सेलम कहाँ है, लोहा इस्पात संयंत्र लगा सेलम के अंदर, तमिलनाडु है। दूसरा है भद्रावती कर्नाटक, और विजयनगर कर्नाटक में लोहा इस्पात उद्योग के संयंत्र स्थापित है। फिर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, यहाँ दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। इसके बाद आप देखिए इसको आगे, जमशेदपुर और बोकारो झारखंड के अंदर, और बर्नपुर और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र हैं दोस्तों। ये ज़्यादा केंद्र है नहीं भारत के अंदर, इतने केंद्र है गिनती के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मात्र 9 केंद्र हैं। तो दोस्तों आपको मानचित्र में ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे दोस्तों जो मिनी इस्पात उद्योग क्या होते हैं। जो मिनी इस्पात उद्योग होते हैं छोटे संयंत्र हैं, और जिसमें क्या करते हैं, विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना कि मिनी इस्पात उद्योग क्या है, और इसमें क्या डालेंगे, विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात और स्पंज आयरन का प्रयोग करेंगे। और इनमें री रोलर्स होते हैं, और जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल होता है, और ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुमान के मृदु और मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। और एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है। संकलित इस्पात संयंत्रों का एक बड़ा संयंत्र होगा, और जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे डालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया को किया जाता है दोस्तों। यानी सारी चीज़ें होती हैं संकलित इस्पात के अंदर में, और मिनी इस्पात के अंदर ये छोटे संयंत्र होते हैं, और इससे मतलब ये निम्न क्वालिटी का जो आयरन स्पंज तैयार करते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम हैं अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के माध्यम से बेचते हैं। यानी जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं वो सेल के माध्यम से अपने इस्पात को बेचेंगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। भारत चीन के इस्पात का चीन है दोस्तों और इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी भारत के लगभग
9 गुना अधिक इस्पात का उत्पादन करता है। भारत इतना पीछे रह गया इस्पात उत्पादन में। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है, क्योंकि दोस्तों ये विकसित देश है, और इसलिए विकसित देश है तो उद्योग धंधे ज़्यादा होंगे, उद्योग धंधे ज़्यादा हैं तो इस्पात की खपत भी ज़्यादा होगी और जनसंख्या भी ज़्यादा है। मेन वजह यह है ज़्यादा खपत होने की। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। दोस्तों जो ज़्यादातर लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित कहाँ है, क्योंकि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में, मेन वजह छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में संकेंद्रित होने की मुख्य वजह यह है क्योंकि यहाँ लोहा इस्पात मिलता है, कोयला और चूना पत्थर यहाँ अच्छी खासी मात्रा में मिल जाता है, और इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। और इनमें क्या परिस्थितियां दोस्तों, इनमें लोहा इसकी कम लागत का लोहा इस्क मिल जाता है यहाँ, क्योंकि नज़दीक यहाँ मतलब जो खदानें हैं दोस्तों कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड लोहा इस्क की, वो कम लागत में खनन कर पाते हैं लोहा इस्क का, और उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, कच्चा माल मिल जाता है अच्छे लेवल का, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, क्योंकि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार यहाँ श्रमिक दोस्तों अच्छी खासी मात्रा में मिल जाएंगे, क्योंकि यह जनसंख्या ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। स्थानीय बाजार में इनकी मांग को विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। यदि कि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, फिर भी इसके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं, और इसके निम्न कारण हैं कि क्या क्या कारण है दोस्तों इसकी वजह से हम जो इस्पात का पूरा विकास नहीं कर पाए। पहला है उच्च लागत और कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। पहला कारण है कि उच्च लागत और कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, ये भी एक बड़ा कारण है दोस्तों। जो श्रमिक है दोस्तों कम उत्पादकता देते हैं, मतलब इतने हमारे पास दक्ष श्रमिक नहीं है, यानी निपुण श्रमिक नहीं है, श्रमिक तो हैं वो ट्रेंड नहीं है। ऊर्जा की अनियमित पूर्ति और अविकसित अवसंरचना, ये दोस्तों कारण है। इसकी वजह से हम लौह इस्पात उद्योग में जो बाकी विकसित और चीन जैसे देश हैं उनकी अपेक्षा हम पिछड़ गए हैं, और हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। और हालांकि हमारा कुल इस्पात उद्योग उत्पादन है घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। वैसे हमारा जो घरेलू पूर्ति हेतु हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन हम उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से भी मंगवाते हैं। और निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है, और इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। अब दोस्तों हम भारत और चीन में किस प्रकार इस्पात उद्योग तुलना करेंगे इसकी। 2014 के अंदर भारत और चीन के अंदर ये दोस्तों उत्पादन मिलियन टन में है, और 2014 के अंदर 86 मिलियन टन उत्पादन करते थे हम, और चीन करता था 822 मिलियन टन, यानी लगभग 10 गुना हो गया, 9 गुना से ऊपर हो गया। और फिर बाद हम तो थोड़ा सा बढ़े हैं, यहाँ और कम हुआ है, यहाँ कम हुआ थोड़ा, हम फिर बढ़े हैं 101। अब दोस्तों 106 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन किया हमने 2018 के अंदर, और चीन ने क्या है 928 मिलियन, यानी 9 गुना अधिक उत्पादित करता है चीन भारत से। और ये आंकड़ा लिया गया दोस्तों भारत और चीन में कच्चा माल उत्पादन। स्रोत हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, वेबसाइट है www.worldsteel.org, यहाँ से इन्होंने NCERT ने लिया है। अब दोस्तों ये कह रहा है कि आप क्या आपने कलिंग नगर विवाद के विषय में पढ़ा है? विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करें और आपस में विचार विमर्श करें। दोस्तों जो कलिंग नगर विवाद है, कलिंग का है उड़ीसा के अंदर है, और ये दोस्तों कलिंग में जो इस्पात उद्योग है अच्छी खासी मात्रा में है, इस्पात उद्योग काफ़ी फला फूला यहाँ। तो क्या होता है कि पुलिस और गांव वाले लोग होते हैं उनके बीच के अंदर झड़प होती है, और फिर क्या होता है कि मतलब जो पुलिस गोलीबारी करती है और कई लोग मर जाते हैं। तो फिर उनको जो मॉर्चरी के अंदर उनकी डेड बॉडी रखी जाती है,
जब उनकी पहचान नहीं होती है उनकी डेड बॉडी की, तो क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट करने के लिए जो उनके डॉक्टर लोग पोस्टमार्टम करते हैं उनके हाथ काटते हैं और फिंगरप्रिंट के लिए लैब में भेजने के लिए वो वहाँ मोर्ची के अंदर जो कक्ष होता है वहाँ रखते हैं। तो फिर क्या होता है, कोई असामाजिक तत्व होता है तो उसका ताला तोड़ के मोर्चरी का और वो कटे हुए हाथ एक जो सामुदायिक जगह है वहाँ फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है, विवाद उत्पन्न होता है, लोग आक्रोशित हो जाते हैं और पुलिस के खिलाफ सड़कों पर आ जाते हैं। ये विवाद है दोस्तों, कलिंग विवाद। ये 2006 ईस्वी की बात है, कलिंग विवाद। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम प्रगलन, यानी एल्यूमिनियम को हम किस प्रकार गलाएंगे, स्मेल्टिंग किस प्रकार करेंगे। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन है दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। जो एल्यूमिनियम होता है हल्का होता है, जंग अवरोधी होता है, ऊष्मा का सुचालक है, लचीला है और अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हम और धातु डाल देंगे तो इसको और ज़्यादा कठोर बनाया जा सकता है और हवाई जहाज बनाने में काम आता है। दोस्तों आप ये सोचेंगे हवाई जहाज क्यों बनाते हैं इससे, क्योंकि दोस्तों ये अन्य धातुओं की यानी इस्पात, लो इस्पात की बजाय हल्का होता है और हल्का है तो फिर उड़ने में आसानी होगी और ज़्यादा ईंधन नहीं खाएगा। हल्का होगा तो बर्तन व तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता और शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बड़ा है। अब देश में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र कहाँ हैं दोस्तों? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये संयंत्र यहाँ है, ओडिशा, बंगाल, केरल, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में संयंत्र है इसके। ये दोस्तों एक नालको प्रगलक में पट्टी लैप मिल है, नालको संयंत्र ये इस तरह की मिल है दोस्तों। ये अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि नालको कहाँ है। प्रगलकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है इसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो एल्यूमिनियम होता है बॉक्साइट से निकलता है। प्रवाह चार्ट चित्र 6.8 में एल्यूमिनियम निर्माण प्रक्रिया को दर्शाते हैं और इस उद्योग की अब दोस्तों इसमें जो एल्यूमिनियम और एस का अनुपात होता है 4 से 6 टन बॉक्साइट चाहिए एल्यूमिनियम उद्योग में। और क्या चाहिए एल्यूमिनियम उद्योग में? 2 टन एल्यूमिनियम चाहिए और 1 टन एल्यूमिनियम चाहिए, यानी बॉक्साइट ज़्यादा चाहिए 4 से 6 टन, उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम और उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम। अब हम एल्यूमिनियम उद्योग में बीज निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे हम किस प्रकार होता है। पहले बॉक्साइट होगा, कच्चा माल है और बॉक्साइट का खनन करेंगे, फिर परिवहन रेल या समुद्र जहाज़ द्वारा उसको परिवहन करेंगे जहाँ फैक्ट्री में भेजेंगे और एल्यूमिनियम को बॉक्साइट दलन और एल्यूमिनियम को गोल देंगे और एल्यूमिनियम को शोधशाला में भेज देंगे। शोधशाला में कोयला खान से पिच करेंगे। बॉक्साइट को गोलने से प्रगलक स्थान है वहाँ भारी ऐसे पहुँचा देंगे परिवहन द्वारा और शोधशाला से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक भी जरूरत पड़ती है। फिर क्या करते हैं दोस्तों, क्रायोलाइट एक पिघली धातु होती है जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करती है, वो इसमें मिक्स करते हैं। क्रायोलाइट से क्या होगा, एल्यूमिनियम प्रगलक से फिर एल्यूमिनियम तैयार हो जाएगा क्रायोलाइट मिक्स करके। और इससे विद्युत कितनी चाहिए दोस्तों? 18,600 किलोवाट प्रति टन ऐस्क पर दोस्तों इतनी विद्युत खर्च होती है, यानी प्रति टन पर 18,600 किलोवाट। तो विद्युत की मात्रा दोस्तों बहुत ज़्यादा चाहिए, इतनी ज़रूरत पड़ती है। और इस उद्योग की स्थापना की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्या है? नियमित ऊर्जा की पूर्ति, कम कीमत पर कच्चे माल को सुनिश्चित करना, ये ज़रूरी है दोस्तों। अब दोस्तों क्रियाकलाप है, आप खुद करना। ये एक कारखाना प्लास्टिक हैंडल वाले एल्यूमिनियम के बर्तन निर्मित करता है और यह प्रगलकों से एल्यूमिनियम प्राप्त करती है और किसी अन्य फैक्ट्री से प्लास्टिक के सामान लेता है।
और सभी निर्मित बर्तन एक माल गोदाम में भेज दिए जाते हैं। कौन सा कच्चा माल परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है और क्यों है, ये आपको दिमाग के अंदर सोचना है। और परिवहन के लिए सबसे सस्ता कच्चा माल कौन सा है और क्यों है। और क्या आप समझते हैं कि पैकिंग के बाद तैयार माल की परिवहन लागत कम होगी? बिल्कुल होगी दोस्तों। अथवा एल्यूमिनियम और प्लास्टिक की परिवहन लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी? क्यों होगी? अब दोस्तों रसायन उद्योग के बारे में पढ़ेंगे हम। भारत में रसायन उद्योग तेज़ी से विकसित हो रहा है और फैल रहा है और इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यानी दोस्तों मात्र 3% रसायन उद्योग है संपूर्ण उद्योगों का। और ये उद्योग एशिया का तीसरा सबसे बड़ा और विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें नंबर का उद्योग है। और इसमें लघु और वृहत दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि हुई है। और दोस्तों जो अकार्बनिक रसायन है उसके अंदर क्या क्या है? उर्वरक उद्योग के अंदर अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। और अगला है नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा एस। और सोडा एस में दोस्तों कांच, साबुन, शोधक और अपमार्जक होता है और कागज़ में प्रयुक्त होने वाला रसायन। और नेक्स्ट है दोस्तों कास्टिक सोडा आदि सम्मिलित है। कास्टिक सोडा भी सम्मिलित है दोस्तों। और इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। और क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन सम्मिलित हैं दोस्तों। कार्बनिक रसायन है उसमें पेट्रो रसायन सम्मिलित हैं जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किया जाता है। और ये उद्योग तेल शोधनशालाओं में पेट्रोलियम संयंत्रों के समीप होते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब दोस्तों रसायन उद्योग के बारे में और देखते हैं। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है और आधारभूत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं। यानी एक रसायन प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करेंगे और जिसका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि और उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। और ऐसे ही उत्पादों की एक सूची बनाई है। अब दोस्तों हम उर्वरक उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। रसायन उद्योग पढ़ लिया पहले, एक जैसे ही है, 3% है संपूर्ण भारत के उद्योगों का। अगला है उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग दोस्तों नाइट्रोजनी उर्वरक है। नाइट्रोजनी उर्वरक में दोस्त नाइट्रोजन कौन से उर्वरक में मिलता है? यूरिया से मिलता है। यूरिया में जो हम खेत में यूरिया डालते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है। और फास्फेटिक उर्वरक होता है DAP, फास्फोरस होता है DAP के अंदर। और अमोनियम फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक में जिसमें 3 मुख्य पोषक हैं। मिश्रित उर्वरक में 3 मुख्य पोषक कौन से हैं? उर्वरक नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास शामिल है। अब दोस्तों पोटास तो विदेश से मंगाते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फेट अपने यहाँ अच्छा होता है और के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है। और तीसरा अर्थात पोटास पूर्ण रूप से आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटासियम यौगिकों का भंडार नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य भागों में फैल गया है। और जो उर्वरक उद्योग है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश है, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, पश्चिम बंगाल और गोवा, दिल्ली तथा मध्य प्रदेश, कर्नाटक अन्य उत्पादक राज्य हैं। अब दोस्तों हम सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। निर्माण कार्यों जैसे घर हो गया, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। और इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चूना पत्थर चाहिए सीमेंट के लिए, सिलिका चाहिए और जिप्सम चाहिए। ये राजस्थान में ज़्यादा होता है दोस्तों, इसलिए राजस्थान सीमेंट उद्योग के लिए संभावनाओं भरा क्षेत्र है। और रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला और विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है।
और अब क्रियाकलाप बता रहा है कि सीमेंट विनिर्माण इकाइयों की स्थापना कहाँ पर आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगी। तो राजस्थान में दोस्तों ये सारी चीज़ें मिलेगी, इसलिए जहाँ ये कच्चा माल मिलता है वहीं पर ये व्यवहारिक होगा, क्योंकि इसको ले जाने में ज़्यादा परिवहन लगता है और ज़्यादा भारी कच्चा माल इसका, इसलिए संभव नहीं है। और इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों से बाहर उपलब्धता है, यानी बाज़ार मिल जाता खाड़ी के देशों। गुजरात में भी है ये, राजस्थान में भी है। भारत में ये उद्योग अन्य किन राज्यों में, उनके नाम बताइए दोस्तों, आपको बताना है। गुजरात, राजस्थान, यूपी, कई राज्य हैं। अब दोस्तों हम करेंगे जो पहला सीमेंट उद्योग कब हुआ था, स्थापित कहाँ हुआ था। दोस्तों जो पहला सीमेंट उद्योग हुआ था सन 1904 ईस्वी में चेन्नई में लगाया गया था, क्योंकि दोस्तों अंग्रेज़ लोग थे, ये बड़े केंद्र थे, दिल्ली, मुंबई, मद्रास और कोलकाता, तो चेन्नई में लगाया गया था। और स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ है। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया के बाज़ारों में मांग बढ़ी है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले 1904 ईस्वी में चेन्नई में ये उद्योग लगा था, और ये उद्योग उत्पादन और निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। और इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब दोस्तों मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, यानी मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन हैं। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया वाहन, बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार और वाहनों की मांग बढ़ी है, और जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया, तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। और यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु के आसपास स्थित है। अगला पढ़ेंगे दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, जो ज़्यादातर बेंगलुरु के अंदर है। इसको सूचना और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्युलर टेलीफोन एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। ये दोस्तों HPL रूपनगर में केबल निर्माण हो रहा है, पश्चिम बंगाल में। केबल निर्माण भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। HPL रूपनगर, पश्चिम बंगाल में केबल इस प्रकार बनती है। और नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम, बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। दोस्तों ये आ गया दोस्तों, इस सवाल बार बार पूछा जाता है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ, यानी बड़े बड़े शहर में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकसित हैं। और इस उद्योग का सर्वाधिक समकेंद्र बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में। नोएडा में दोस्तों अच्छी खासी मात्रा में उद्योग है ये। और यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास, यानी दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विकास होने से भारत में सूचना प्रौद्योगिकी जो उद्योग है बहुत विकसित है, विकसित देशों को भी टक्कर दे रहा है। अब हम देखेंगे दोस्तों औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण क्या कहलाता है, यानी जो इतने भी उद्योग हैं जैसे हमने पढ़े हैं, इनसे क्या होता है, कच्चा माल, कच्चा पदार्थ अपशिष्ट निकलता है, उससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। उसके बारे में देखेंगे कौन कौन सी वजह हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है और हम इससे पर्यावरण प्रदूषण को किस प्रकार रोक सकते हैं। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, फिर भी इसके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरणीय प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। 4 कौन से प्रकार है दोस्तों, पहला वायु है, दूसरा जल है, तीसरा भूमि है, चौथा ध्वनि, यानी 4 प्रकार के उद्योग हैं। इसके लिए उद्योग उत्तरदायी हैं। और प्रदूषण करने वाले उद्योगों को ताप विद्युत क्रय भी सम्मिलित हैं। दोस्तों ताप विद्युत क्रय हैं जो कोयला,
पेट्रोलियम पदार्थ खनिज तेल से चलता है वो भी प्रदूषण करता है। पहला पढ़ेंगे वायु प्रदूषण होता है सबसे ज़्यादा, वो किस प्रकार होता है उसके बारे में देखते हैं। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति, जैसे तो दोस्तों उद्योग है, उद्योगों के अंदर तो बहुत सारी गैसें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, और सल्फर डाइऑक्साइड जो हम मोटर गाड़ी और ये होते हैं हमारे वाहन सड़कों पर चलते हैं, ये भी प्रदूषित करते हैं। इनमें भी ये गैसें निकलती है और फैक्ट्रियों में भी निकलती है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस और द्रव्य दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, और ठोस और द्रव दोनों कण होते हैं। धूलि, स्प्रे, कुआसा, धुआं, रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएँ, प्रज्वलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन, छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। और जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक और दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हमने पढ़ा था 1986 ईस्वी की मध्य रात्रि में भोपाल में गैस की रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 20 से 30 हज़ार लोग मारे गए थे। और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस का रिसाव हुआ था जो बहुत जहरीली है, और आज भी जो वहाँ बच्चे पैदा होते हैं मानसिक रूप से बीमार होते हैं, वो काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण है उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। दोस्तों उद्योग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नदी के किनारे स्थापित करते हैं, नदी के किनारे उद्योग लगा देंगे क्योंकि उनको जल पानी मिलता रहता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होगा इसमें नदी में डाल देंगे जिससे जल प्रदूषित होता है। और जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है कागज़, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग। दोस्तों जो पाली है अपना राजस्थान में, वो भी दोस्तों बहुत प्रदूषित है। वहाँ भी जो पास के नज़दीक है पाली, जिस नदी के किनारे बसा है, तो वहाँ भी बहुत मात्रा में जो कचरा डाल देते हैं उससे नदी प्रदूषित होती है। तेल शोधनशालाएँ, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग प्रमुख हैं जो जल प्रदूषित करते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर जो रंग आगे देख लेते थोड़ा, जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण और भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक, रबड़ सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। इनसे इतना प्रदूषण होता है। और भारत में मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फॉस्को, जिप्सम और लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम जो IT उद्योग हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कहाँ है हिंदुस्तान में। तो पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है भारत में तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ है दोस्तों? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। दोस्तों आप देखिए केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम बिल्कुल नीचे है, यानी नीचे कन्याकुमारी इस साइड, थोड़ा कन्याकुमारी से ऊपर है। केरल के निचले हिस्से पर तिरुवनंतपुरम है। दोस्तों बेंगलुरु है, बेंगलुरु भी अपने कर्नाटक के निचले हिस्से पर है बेंगलुरु। और मैसूर भी जो अपना सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है पार्क्स हैं यहाँ। चेन्नई दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी है। हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है। देखिए दोस्तों हैदराबाद है बिल्कुल मध्य में, देखो सेंटर में, जैसे यहाँ ये सीमा है, यहाँ ये सीमा है, बिल्कुल मध्य में हैदराबाद है। हैदराबाद देखिए जो मुंबई और पुणे से ज़्यादा दूरी पे नहीं है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और भुवनेश्वर उड़ीसा। यहाँ दोस्तों ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स विकसित हुए। इसके अलावा और केंद्र रह गए कुछ, वो देखते हैं। भुवनेश्वर हो गया, कोलकाता हो गया। अब देखते हैं इंदौर। हाँ इंदौर है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल यहाँ है। और ये गांधीनगर है गुजरात में, यहाँ भी ये सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित है। जयपुर के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, नोएडा है,
दिल्ली के टचिंग में है, यूपी में मोहाली, पंजाब में देखो मोहाली बिल्कुल दोस्तों ऊपर है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है, हरियाणा भी नज़दीक लगता है। श्रीनगर दोस्तों जम्मू के अंदर, देखो ये ऊपर की हिस्सा कश्मीर है, निचला जम्मू है, जम्मू में है श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और गुवाहाटी है दोस्तों असम, देखिए दोस्तों ये मेघालय के जस्ट ऊपर है गुवाहाटी, और असम का एक बड़ा शहर है। असम की राजधानी दिसपुर है लेकिन सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। तो दोस्तों ये केंद्र पढ़े हमने सूचना प्रौद्योगिकी पार्क से, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कौन कौन से हैं, आपसे ऑप्शन पूछ लें। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे तापीय प्रदूषण के बारे में कि तापीय प्रदूषण क्या होता है। जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही, ये क्या करते हैं, कारखाना और तापघर से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है और जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार और अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अपशिष्ट और परमाणु शस्त्र से क्या होगा, कैंसर जैसी घातक बीमारी, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव यानी बच्चा गिर जाता है जैसी बीमारियां होती हैं। और मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं और मलबे का ढेर, विशेष रूप से कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण, कूड़ा करकट मृदा को अनउपजाऊ बनाता है और वर्षा जल के साथ वे प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमि के जल तक पहुंचकर उसे प्रदूषित करते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में कि ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। उद्योग ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता, उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण असक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप यानी जो बीपी लो हो जाती, हाई हो जाती, अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना से मानसिक चिंता का स्रोत है। और औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने आवाज़ करते, वो भी गैस यांत्रिकी और विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब दोस्तों पढ़ेंगे हम पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम क्या है, किस प्रकार हम पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है या पर्यावरण निम्नीकरण हो रहा है उसको हम संतुलित कर सकते हैं। तो उसके लिए कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। यानी 1 लीटर अपशिष्ट है तो उससे 8 लीटर तो स्वच्छ पानी ही प्रदूषित हो जाएगा। और औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल का कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ निम्न सुझाव है। पहला है विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग, यानी जल का कारखानों में कम से कम उपयोग करो, जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में यानी पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग करो। एक बार उपयोग कर लिया, मशीनें धो दी, दूसरी बार और उपयोग कर लो। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल का संग्रहण करो, इससे भी दोस्तों काफ़ी मात्रा में हम पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है नदियों व तालाबों में गर्म जल व अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना, यानी उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो निकाल लें, उसको ठंडा करके डालें। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जाता है। और पहला है यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, दूसरा है अपशिष्ट पदार्थों की छंटाई और उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना व तलछट जमाव आदि सम्मिलित हैं। और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन करना, जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन करना। इसमें अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों जहाँ भूमिगत जल स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इससे अधिक निष्कासित, इससे यानी जहाँ भूमिगत जल स्तर कम है वहाँ बोरवेल लगा के पानी खींचते हैं, वहाँ अधिकतर निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। और वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों, और चिमनियों में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण, गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण
होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है और मशीनों व उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। जनरेटर में साइलेंसर लगाकर भी हम ध्वनि प्रदूषण कम कर सकते हैं और ऐसा मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा ध्वनि प्रदूषण करें। अब है दोस्तों ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। यानी कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण वो पहने ताकि हमारे कान के अंदर ध्वनि प्रदूषित नहीं हो, कानों के अंदर ऊपर बुरा असर नहीं पड़े। जो कामगार होते हैं उन लोगों के लिए सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की ज़रूरत है। ये दोस्तों फरीदाबाद है, यूपी के अंदर यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र। फरीदाबाद दोस्तों दिल्ली यूपी बॉर्डर पे है, दिल्ली पे मान लो आप। ये यमुना नदी है, यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल है उसका उपचार संयंत्र है। यमुना नदी का पानी साफ करते हैं, यानी ये बहुत अच्छी बात है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का एक तरीका है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह दिखाया गया मार्ग या NTPC है। ये दोस्तों एक केंद्र है, संगठन है, इसने क्या मार्ग दिखाया है। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह कॉर्पोरेशन विद्युत प्रदान करने वाला मुख्य निगम है। ये दोस्तों विद्युत उत्पादन करता है NTPC और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन EMS 14001 के लिए ISO प्रमाण पत्र है। यानी ये जो NTPC है इसके पास ये पर्यावरण मंत्रालय है दोस्तों। ये क्या करता है, जो सर्टिफिकेट देता है वो देता है 14001 ISO सर्टिफिकेट, तो इसके पास है, यानी ये बहुत अच्छी बात है ये। और यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस, ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करती है और ऐसा निम्न उपाय द्वारा संभव है। क्या करता है ये NTPC, आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार करता है और अधिकतम राख का इस्तेमाल करके अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन करता है और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा और वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करता है NTPC। इसके अलावा तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण और राख संग्रह यानी एश पॉन्ड प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का प्रयत्न किया जाता है। सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकी रूप से मॉनिटर किया जाता है और समीक्षा की जाती है और ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन किया जाता है। ये दोस्तों NTPC करता है। ये रामागुंडम संयंत्र है दोस्तों तमिलनाडु में। कितना पॉल्यूशन हो रहा है दोस्तों, देखो बहुत ज़्यादा इससे पॉल्यूशन होता है। ये बहुत हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। ये साउथ का मेरे दोस्तों दक्षिण भारत में तमिलनाडु वाले एरिया में है। दोस्तों इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। जो चूना पत्थर है वो कच्चे माल के रूप में कौन से उद्योग में प्रयुक्त होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सीमेंट उद्योग के अंदर चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा दोस्तों एक उद्योग और है, लोहा और इस्पात उद्योग, उसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, उसमें भी चूना पत्थर एक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाज़ार में उपलब्ध कराती है। दोस्तों कौन सी एजेंसी स्टील बाज़ार में उत्पन्न कराएगी, तो सेल करेगी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। बॉक्साइट दोस्तों कौन से उद्योग में काम आता है, तो बॉक्साइट आता है एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग में काम आता है। एल्यूमिनियम दोस्तों बॉक्साइट से बनता है, इसमें काम आता है। और निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, तो दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग IT सेक्टर उत्पादित करेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दो। विनिर्माण क्या है,
तो मैंने आपको परिभाषा बताई थी। वी धन निर्माण, वी का अर्थ वस्तुएँ, यानी ऐसे उद्योग जो प्राथमिक उत्पादों की सहायता से वस्तुओं को परिष्कृत करके निर्माण करता है, वो विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। और विनिर्माण उद्योग द्वितीयक श्रेणी के उद्योग हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारण। तो दोस्तों, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों की बात करें तो पहला होता है जलवायु, कि वो क्लाइमेट किस प्रकार है, और कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल किस प्रकार आपको मिलेगा वो भी डिपेंड करता है। और तीसरा आप कर दो कि जल की आपूर्ति, जल भी चाहिए, ये भौतिक कारक हो गए। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक। अब मानवीय कारक कौन से दोस्तों? मानवीय कारक के अंदर श्रम हो गया, मानवीय श्रम सबसे ज़रूरी बात है, और पूंजी हो गई, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करेगा। और तीसरा आप सरकारी नीति कह दो, सरकारी नीति भी कई बार औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करती है। आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताएं। यानी आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग जो सभी उद्योग हैं, जितने भी अन्य उद्योग हैं, उनके लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाते हैं। यानी अन्य उद्योग के लिए जो अपनी कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। तो दोस्तों, लोहा और इस्पात उद्योग हैं, वो आधारभूत उद्योग है अन्य उद्योगों के लिए। अब आपको 120 शब्दों में ये आप खुद कर लें, काफ़ी लंबे सवाल है दोस्तों। ये सममित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग से कैसे भिन्न है, ये आपको खुद को करना है दोस्तों। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बस हमारा कक्षा 10 का मात्र एक टॉपिक बचा है, उसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।